नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी चीज पर बात करने वाले हैं जो सीधे हमारी और आपकी जेब पर असर डालती है। अचानक से पूरे भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही हैं और इसका दुनिया के दूसरे कोने में चल रहे संकट से आखिर क्या कनेक्शन है? ये समझने के लिए कि इंटरनेशनल घटनाएं कैसे हमारे घर के बजट को हिला कर रख देती हैं, चलिए इस पूरे मुद्दे को थोड़ा डिटेल में डिकोड करते हैं। तो इस चर्चा को हम इन 6 कड़ियों में बांटकर समझेंगे। द पेन एट द पंप, एनाटॉमी ऑफ फ्यूल प्राइसेस, द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज शॉक, द एम्प्लीफिकेशन चेन, इम्पैक्ट ऑन कंज्यूमर्स और आखिरी में नेविगेटिंग द क्राइसिस। यकीन मानिए आज हम इस बात को बिल्कुल क्लियर कर देंगे कि कैसे माइक्रो लेवल की तकलीफ मैक्रो लेवल के ग्लोबल शॉक से जुड़ी होती है। तो चलिए सीधे अपने पहले पॉइंट से शुरुआत करते हैं, द पेन एट द पंप, यानी बढ़ती कीमतों का वो असर जो हम सबसे पहले महसूस करते हैं। अब देखिए उस सच्चाई से शुरू करते हैं जो लगातार हमारे सामने है। 750 करोड़ रुपए, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये वो अनुमानित नुकसान है जो हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को हर एक दिन उठाना पड़ रहा है। जब हम पेट्रोल पंप पर थोड़े पैसे ज्यादा देते हैं तो शायद इंडिविजुअली वो असर उतना बड़ा ना लगे, लेकिन नेशनल लेवल पर ये संकट कितना विशाल है, ये एक दिन का 750 करोड़ का नुकसान खुद बयान करता है। मई 2026 की बढ़ोतरी के बाद स्थिति सच में काफी बदल चुकी है। दिल्ली में पेट्रोल करीब 98 रुपये 64 पैसे और मुंबई में 107 रुपये 59 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच गया है। पोछली करीब 4 साल से रिटेल कीमतों पर एक तरह की रोक थी, लेकिन अब रोजाना बढ़ोतरी का सिलसिला वापस शुरू हो गया है और हाल ही में हमने लगभग 90 पैसे का इजाफा भी देखा। तो अब यहाँ एक बहुत बड़ा और ज़रूरी सवाल उठता है कि आखिर अचानक से ईंधन की कीमतें दोबारा क्यों बढ़ने लगी हैं। सच बताऊं तो इसका जवाब सिर्फ आज की खबरों में नहीं मिलेगा, बल्कि इसके पीछे की जो बेसिक संरचना या मैकेनिक्स है उसे समझना पड़ेगा। और इसके लिए हमें अपने दूसरे हिस्से पर आना होगा, एनाटॉमी ऑफ फ्यूल प्राइसेस, यानी 1 लीटर फ्यूल की कीमत आखिर तय कैसे होती है। इस पूरे क्राइसिस की असल वजह तक पहुंचने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि हम जो कीमत चुकाते हैं उसका लगभग आधा हिस्सा तो सिर्फ और सिर्फ टैक्सेस में चला जाता है। अगर हम दिल्ली का एग्जाम्पल लें तो डीलर्स को चार्ज की गई मूल कीमत यानी बेस प्राइस सिर्फ 42% होती है, तो बाकी का 58% कहाँ जाता है? उसमें से 31% सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है, 23% स्टेट वाइड है और करीब 4% डीलर का कमीशन होता है। यहाँ एक छोटा सा लेकिन काफी टेक्निकल और जरूरी फर्क है जो समझना चाहिए। केंद्र सरकार जो एक्साइज ड्यूटी लगाती है ना, वो एक फिक्स्ड रेट होता है, यानी प्रति लीटर एक तय अमाउंट। लेकिन जो राज्य सरकारें वैट लगाती हैं वो एड वैलोरम होता है, जिसका मतलब है कि वो टोटल प्रोडक्ट की कीमत का 1% होता है। और बस यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से अलग अलग शहरों में पेट्रोल की कीमतें इतनी अलग होती हैं। खैर, अब आते हैं तीसरे और सबसे क्रिटिकल हिस्से पर, द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज शॉक, जिसने इस पूरी महंगाई को हवा दी। चलिए उस जियोपॉलिटिकल शॉक की टाइमलाइन देखते हैं। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर एयर स्ट्राइक्स की और इस एक घटना के बाद स्थिति इतनी तेजी से एस्केलेट हुई कि इसका सीधा असर ग्लोबल क्रूड ऑयल पर पड़ा। मार्च आते आते इंडियन क्रूड बास्केट जो फरवरी में $69 पर शांत था, वो सीधा उछलकर $126 पर चला गया। और अगर हम पीक की बात करें तो ग्लोबल क्रूड ने $157 पर बैरल का एक ऐतिहासिक स्तर छू लिया था। अब ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की इस रिपोर्ट के अनुसार देखें तो तथ्य बिल्कुल क्लियर हैं। इन हमलों की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का रास्ता बंद हो गया। ये रास्ता इतना मायने क्यों रखता है? क्योंकि पूरी दुनिया का 20% सी बॉर्न क्रूड ऑयल यहीं से गुजरता है और हमारा भारत अपनी ज़रूरत का 88% तेल इंपोर्ट करता है, जिसका लगभग आधा हिस्सा इसी रूट से आता है। अब आप समझ सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी इस ग्लोबल झटके को लेकर इतनी संवेदनशील क्यों है। और यहीं से शुरू होता है हमारा चौथा हिस्सा, द एम्प्लीफिकेशन चेन, यानी ये ग्लोबल झटका लोकल इकोनॉमी में कैसे फैलता है। क्योंकि बात सिर्फ ट्रांसपोर्ट या गाड़ी चलाने की नहीं है। डेटा साफ बताता है कि भारत की अर्थव्यवस्था के 140 में से 122 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनकी कीमत इस क्राइसिस की वजह से 1% से ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसका सीधा सा मतलब है कि इकोनॉमी के 87% सेक्टर्स इस लागत बढ़ने का बोझ उठा रहे हैं।
ये कोई आइसोलेटेड इशू नहीं है, ये बिल्कुल एक इकोनॉमी वाइड कॉस्ट शॉक है। इसे और गहराई से समझने के लिए हम लियोन्टीफ इनपुट आउटपुट मॉडल का सहारा ले सकते हैं। ये बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट जैसा है। सबसे पहले स्टेप 1 पर क्रूड ऑयल महंगा होता है, फिर उसका असर स्टेप 2 पर पड़ता है और ऑर्गेनिक केमिकल्स महंगे हो जाते हैं। वहां से बात स्टेप 3 पर आती है, यानी फर्टिलाइजर्स या खेती की खाद पर, और आखिर में स्टेप 4 पर इसका पूरा बोझ उठाता है हमारा एग्रीकल्चर और हमारा भोजन। तेल की एक बूंद और खेत के अनाज के बीच का ये कनेक्शन वाकई बहुत बड़ा है। और ये डिटेल्स सच में हैरान करने वाली हैं। अगर हम सिर्फ क्रूड ऑयल का डायरेक्ट असर फर्टिलाइजर्स पर देखें तो वो मात्र 0.19% होता है, लेकिन जब हम इस पूरे इनडायरेक्ट सप्लाई चेन के चक्कर को देखते हैं तो टोटल इम्पैक्ट सीधा 17.8% तक बढ़ जाता है। ये करीब 90 गुना एम्प्लीफिकेशन है, और देखते ही देखते एक दूर देशों में चल रहा क्रूड क्राइसिस हमारी प्लेट का फूड क्राइसिस बन जाता है। अब आते हैं 5वें हिस्से पर, इम्पैक्ट ऑन कंज्यूमर्स। होलसेल महंगाई का आम आदमी पर क्या असर होता है? जब होलसेल लागत बढ़ती है तो उसका फाइनल बर्डन हाउसहोल्ड्स पर ही आता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी सीपीआई के आंकड़े क्लियर करते हैं कि इस पूरी महंगाई को बढ़ाने वाले 2 सबसे बड़े थंब हैं, ट्रांसपोर्ट और फूड। ये दोनों क्षेत्र मिलकर टोटल इन्फ्लेशन पर आधे से ज़्यादा का असर डालते हैं। सिंपल सी बात है, ट्रांसपोर्ट पूरी तरह तेल पर निर्भर करता है और किसी भी आम घर के खर्च में फूड का हिस्सा सबसे बड़ा होता है। अगर हम मॉडल एस्टिमेट्स की माने तो एक रियलिस्टिक सिनेरियो में जब कंपनीज इस बढ़ी हुई लागत को हम कंज्यूमर्स पर पास ऑन करना शुरू करती हैं तो कंज्यूमर इन्फ्लेशन अपने पीक पर करीब 5.0 से 5.6% के आसपास जा सकती है। हालांकि इसमें एक थोड़ी राहत की बात ये जरूर है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक ये संकट अभी भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा सेट किए गए टॉलरेंस बैंड के अंदर ही नजर आ रहा है। आखिर में चलते हैं छठे भाग पर, नेविगेटिंग द क्राइसिस। इस परेशानी से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? तो सवाल ये है कि ऐसी कौन सी पॉलिसीज हैं जो इस तूफान में अर्थव्यवस्था को थोड़ा स्टेबल रख सकती हैं। ORF की रिपोर्ट में कुछ काफ़ी टारगेटेड सॉल्यूशंस दिए गए हैं। पहला, गल्फ देशों के अलावा किसी और जगह से ऑल्टरनेटिव क्रूड और LNG सिक्योर करना। दूसरा, फर्टिलाइजर्स के लिए ज़रूरी सप्लाई को बचा कर रखना। तीसरा, आवश्यक अनाज के लिए बफर स्टॉक को बढ़ाना। और चौथा, कॉस्ट पुश और डिमांड पुल इन्फ्लेशन के बीच का फ़र्क समझना ताकि मॉनेटरी पॉलिसी ठीक रहे। लेकिन इन सब में सबसे हाई रिटर्न इंटरवेंशन सिर्फ एक ही है, ऑल्टरनेटिव क्रूड सप्लाई का इंतजाम करना। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को डीपली समझने के बाद एक आखिरी सवाल ज़रूर दिमाग में आता है। आज के वक्त में जब ग्लोबल सप्लाई चेन्स इतनी ईजिली डिस्टर्ब हो जाती हैं, क्या भारत की अर्थव्यवस्था सच में किसी अगले बड़े ग्लोबल झटके को झेलने के लिए स्ट्रक्चरली तैयार है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें आने वाले कल की आर्थिक स्थिति पर सोचने को मजबूर करता है। उम्मीद है इस विश्लेषण से आपको इस पूरे मुद्दे की ठीक से समझ आई होगी। जुड़ने के लिए धन्यवाद।